नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पर आज जो फैसला सुनाया, उसके बाद पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं और नागरिकता पर खतरे की आशंका भी जताई जा रही है। इस बीच सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम सवालों के घेरे में है। इसी विवाद पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए एसआईटी जांच की मांग कर दी। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हैं और अब सिद्धरमैया के इस्तीफे की भी चर्चा है। वहीं केरल में ईडी की रेड के दौरान सड़क पर बवाल मच गया, तो बंगाल में ममता बनर्जी एफआईआर और टीएमसी में बगावत से घिरी हुई दिखाई दी। इन्हीं खबरों पर बात करने से पहले नजर डालते हैं शाम की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में नाम ना होने से खतरे में नागरिकता। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर शिक्षकों ने उठाए सवाल, तैयारी और ट्रेनिंग पर विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई रिजल्ट विवाद में एसआईटी जांच की मांग उठाई। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के संकेत, सिद्धरमैया के इस्तीफे की अटकलें तेज। केरल में ईडी रेड के दौरान हंगामा, सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने किया गाड़ी पर हमला। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को सही, पारदर्शी और अपडेट रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इसके लिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह वैध और संवैधानिक है। लेकिन इस फैसले में सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट के संदेश की, जो नागरिकता को लेकर दिए गए बयान की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने साफ किया कि चुनाव आयोग सिर्फ ये तय कर सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। आयोग नागरिकता खत्म करने का अंतिम फैसला नहीं कर सकता। अगर किसी के दस्तावेज संदिग्ध लगते हैं तो आयोग उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू तो कर सकता है, लेकिन मामला बाद में केंद्र सरकार की अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और अंतिम फैसला वहीं पर होगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचने के डिजिटल सिस्टम ओएसएम पर अब खुद शिक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि सीबीएसई ने बिना पर्याप्त तैयारी और बड़े स्तर के ट्रायल के इस सिस्टम को पूरे देश में लागू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी के कई सदस्यों ने सुझाव दिया था कि ओएसएम सिस्टम को पहले अलग अलग रीजनल ऑफिसों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाए, लेकिन बोर्ड ने किसी की नहीं मानी। इसके बजाय जनवरी में दिल्ली के सिर्फ 5 स्कूलों में 100 शिक्षकों के साथ 2 दिन का छोटा सा ड्राई रन कराया गया और उसके बाद इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस ड्राई रन में शामिल कई शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सिस्टम को लागू करने से पहले 1-2 साल की ट्रेनिंग और तकनीकी सुधार जरूरी है। शिक्षकों का कहना है कि मार्च में शुरू हुई असली कॉपी जांच के दौरान कई लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीख रहे थे और सीखते सीखते ही उन्होंने उत्तर पुस्तिकाएं भी जांची। सीबीएसई ने 9 फरवरी को ओएसएम सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जबकि बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो गई थी। इसके बाद कुछ वेबिनार और डेमो जरूर कराए गए, लेकिन शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों का कहना है कि इतने बड़े बदलाव के लिए ये तैयारी बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। शिक्षकों के मुताबिक स्क्रीन पर कॉपी जांचने में कई परेशानियां सामने आईं। फिजिक्स और मैथ्स के शिक्षकों ने बताया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कई जवाबों के हिस्से छूट जाते थे और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से थकान भी बढ़ रही थी। कई बार खराब स्कैनिंग की वजह से लिखावट भी साफ साफ दिखाई नहीं देती थी। सीबीएसई के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार रिजल्ट आने के बाद रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मांगी है। 26 मई तक 4 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और 11 लाख से ज्यादा कॉपियों की मांग की गई। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि स्कैन कॉपी की फीस 700 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है, इसीलिए इतने ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। लेकिन छात्र और अभिभावक मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर बढ़ा अविश्वास है। फिलहाल कई छात्रों को अभी तक अपनी कॉपी जो उन्होंने मांगी है वो उन्हें मिल नहीं पाई है। ओएसएम को लेकर पूर्व सीबीएसई चेयरमैन अशोक गांगुली ने भी माना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर तैयारी, मजबूत स्कैनिंग सिस्टम और शिक्षकों की अच्छी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि पूरी प्रक्रिया पर छात्रों का भरोसा बना रहे। सीबीएसई ने भी खुद माना है कि इस साल 68,000 से ज्यादा कॉपियों को खराब स्कैनिंग के कारण दोबारा स्कैन करना पड़ा, जबकि 13,000 से ज्यादा कॉपियां ऐसी थी जिन्हें आखिर में मैनुअल तरीके से ही जांचना पड़ा। विवादों के बावजूद भी बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि अगले साल भी यही ओएसएम सिस्टम जारी रहेगा। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर गड़बड़ियों की शिकायत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईटी जांच की मांग कर दी है। राहुल का कहना है कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी और न शर्म।
राहुल ने दावा किया कि जिस कंपनी कोएम्ट को यह जिम्मेदारी मिली वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नियत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल का कहना है कि ये गलती नहीं बल्कि सोचा समझा षड्यंत्र है। राहुल ने सवाल उठाया कि कोएम्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों दिया गया और किसके कहने पर दिया गया, कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को यह ठेका दिया गया, कोएम्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है। कर्नाटक की राजनीति में लंबे सस्पेंस के बाद अब पर्दा उठने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया गुरुवार सुबह इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ लंबी बैठकों के बाद एकमत होकर फैसले पर मुहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि सिद्धरमैया ने गुरुवार के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने का भी समय मांगा है, जिससे सत्ता परिवर्तन की अटकलें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। उधर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी अपना दिल्ली दौरा बढ़ा दिया है। गुरुवार सुबह सिद्धरमैया के बेंगलुरु स्थित आवास पर नाश्ते की एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस विधायक आरवी देशपांडे ने दावा किया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। वहीं कर्नाटक सरकार के मंत्री शिवराज तंगडागी ने इस्तीफे की खबरों को सिर्फ अटकलें बताया। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस बुलेटिन के साथ साथ हमारे चैनल के बाकी शो, हमारी वेबसाइट की खबरें सब आपको अब एक ही ऐप पर मिल जाएंगे। इसलिए अगर अब तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं अब कुछ और खबरों का। केरल में ईडी रेड के दौरान बवाल, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गर्मी पर मोदी की अपील, खड़गे बोले बीजेपी से कैसे बचे। ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सिलीगुड़ी में एफआईआर। आसाराम को हाई कोर्ट से आंशिक राहत, उम्र कैद बरकरार। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी से जुड़े ठिकानों पर चल रही कार्रवाई के बीच सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। जब अधिकारी छापेमारी के बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उस पर ईंट, पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी में महिला अधिकारी भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों और पुलिस को हालात नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर में सुबह से ही भारी तनाव का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में सीपीआईएम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि ईडी की ये कार्रवाई कुल 10 ठिकानों पर एक साथ की गई, जिसमें पिनराई विजयन का तिरुवनंतपुरम स्थित घर, उनका कन्नूर स्थित पैतृक आवास और उनके दामाद व पूर्व मंत्री मोहम्मद रियाज का घर भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हीट वेव को लेकर की गई अपील पर पलटवार करते हुए महंगाई का मुद्दा उठा दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गर्मी तो लोग झेल लेंगे, लेकिन भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि अपनी सरकार की लूट पर भी तो कभी कुछ बोलिए मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर में बढ़ते तापमान और हीट वेव की स्थिति को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वो जितना हो सके उतनी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वो खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। पीएम मोदी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में इंसानियत और संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर संभव हो तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन पर आरोप है कि पिछले साल ईद पर सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई थी। ये कानूनी कार्रवाई सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में एक वकील की शिकायत पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने पिछले साल कोलकाता में एक बयान दिया था। उन्होंने ईद के कार्यक्रम में कथित तौर पर सनातन धर्म को लेकर कुछ गलत शब्द कहे थे। शिकायत में सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी सुप्रीमो ने सनातन धर्म को कथित तौर पर गंदा धर्म कहा, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं पर, आस्था पर गहरी ठेस पहुंची। आरोप यह भी है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डराने और धमकाने वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया था। इससे पहले बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पर उन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने ममता बनर्जी पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया था। फिलहाल इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद बंगाल का सियासी पारा एक बार फिर से बहुत गर्म हो गया है। बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है।
टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षदों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, बारासात की सांसद काकोली घोष ने भी बगावती तेवर अपना लिए। उन्होंने खुलकर अपना असंतोष जताते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब काकोली घोष समेत 6 विधायक एक बैठक में पहुंचे और ये बैठक बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेता अब अपनी ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी सरकार के करीब जाते दिख रहे हैं। फिलहाल इस बगावत के बाद टीएमसी को बंगाल में संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंग रेप, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से जुड़े कुछ आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि नाबालिग से रेप के मामले में उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी और इस सजा में कोई भी राहत नहीं दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए आसाराम को आईपीसी की धारा 376D यानी गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 5G6 के तहत लगे सामूहिक यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आपराधिक साजिश से जुड़ी आईपीसी की धारा 120B के आरोप भी हटा दिए। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पहले सुनाई गई उम्र कैद की सजा पूरी तरह से कायम रहेगी, यानी आसाराम को जेल की सजा काटनी ही होगी। फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत को देखते हुए अदालत ने उन्हें अस्थायी राहत दी थी और अब सोमवार को उनकी अंतरिम जमानत हाल ही में 7 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.